Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about useful microorganisms या friendly microorganisms. Microorganisms हम कई पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के क्या हो सकते हैं इन्हें हम डिस्कस करते हैं. एक तो हम कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो इनमें भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, इसमें भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं. मेडिसिन और ड्रग्स जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके प्रोडक्शन में भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकें बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल सिंपल सब्सटेंसेस. इसको भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड. कर्ड कैसे बनता है. मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. कर्ड बनाने के लिए थोड़ा सा कर्ड हम वार्म मिल्क में ऐड करते हैं और उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं. कर्ड में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरियम. ये लैक्टोबैसिलस का फंक्शन ये होता है कि मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. जब आप थोड़ा सा कर्ड वार्म मिल्क में ऐड करते हैं तो जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया प्रीवियसली कर्ड में प्रेजेंट होता है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. ये कैसे होता है ये हम जानते हैं. मिल्क में एक शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं. लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. यही लैक्टिक एसिड मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. तो हम अब ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूटिलाइजेशन होता है कर्ड बनाने में फ्रॉम मिल्क. तो इस बैक्टीरियम को हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं. और जो इडली और भटूरा हम बनाते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कर्ड. कर्ड को ऐड किया जाता है इडली और भटूरा बनाने में ताकि वो सॉफ्ट और स्पंजी बने. चीज़, पिकल्स और कई तरह के और भी फूड आइटम्स होते हैं जिनको बनाने में बैक्टीरियाज का इन्वॉल्वमेंट रहता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका मेकिंग ऑफ ब्रेड. ईस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड. ब्रेड बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है. जब आप ईस्ट को डो में मिक्स कर देते हैं, जो ब्रेड बनाने के लिए डो बनाते हैं उसमें अगर आप ईस्ट मिक्स कर देते हैं तो ईस्ट रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो जो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वो डो को फिल कर देते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से ब्रेड राइज हो जाता है. जो हम होल्स देखते हैं ब्रेड में that are due to the bubbles of carbon dioxide which are given off during the baking process. इससे क्या होता है, ब्रेड लाइट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्पंजी हो जाती है. इसी वजह से ईस्ट का यूज होता है केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में. अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे. हम 1/2 किलोग्राम वाइट फ्लोर लेंगे जिसको हम मैदा भी कहते हैं. उसमें कुछ शुगर डालेंगे, कुछ वार्म वाटर से उन दोनों को मिक्स करेंगे. फिर कुछ अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर हम उसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसको नीड करेंगे. इस डो को हम 2 आवर्स के लिए एक साइड में रख देंगे. फिर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो वॉल्यूम होता है डो का वो इंक्रीज हो जाता है, डो राइज कर जाता है. तो इससे ये पता चलता है कि ईस्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज. और ईस्ट एक फंगस होता है. अब हम जानेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज करते हैं फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं. अब इनमें क्या इस्तेमाल होता है, ईस्ट. अल्कोहल के लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ईस्ट का इस्तेमाल होता है. इसी अल्कोहल को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग वाइन, बियर एंड विस्की एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्प्रिट. तो अब हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक वाइन, बियर एंड विस्की एक्सेट्रा and industrial spirit. Yeast is capable of converting sugar into alcohol and carbon dioxide. Yeast के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि आपके शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है. जो अल्कोहल बनाने में शुगर आती है विच गेट कम्स फ्रॉम द सब्सटेंसेस लाइक
केन जूस, फ्रूट जूस या बार्ले, मेज, राइस से ये शुगर इन सोर्सेज से आती है, क्योंकि इनमें स्टार्च होती है जो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन सबसे पहले डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने 1857 में। अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट को नेचुरल शुगर्स में ग्रो किया जाता है जो कि ग्रेन्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे बार्ले, मेज, राइस, केन जूस, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। ईस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस अल्कोहल को हम कई पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे 500 ml कैपेसिटी का और उसको 3/4 वाटर से भर देंगे। उसमें 2 से 3 टीस्पूनफुल शुगर डालेंगे। फिर आधा टीस्पून यीस्ट पाउडर उस सॉल्यूशन में डालेंगे। उस बीकर को हम कवर कर देंगे और उसको वार्म प्लेस में रख देंगे 4 to 5 आवर्स के लिए। कुछ देर बाद हम उस सॉल्यूशन को स्मेल करेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल बीकर से आ रही होगी। ये स्मेल अल्कोहल की होती है क्योंकि शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट। सो नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन फ्रॉम द बीकर। अगर आप बीकर से उस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो आपको एक बर्निंग टेस्ट सा महसूस होगा और ये बर्निंग टेस्ट अल्कोहल की फॉर्मेशन की वजह से होता है। एक एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम विनेगर कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अल्कोहल को एसिटिक एसिड या विनेगर में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिटिक एसिड या विनेगर लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए पहले अल्कोहल बनाया जाता है ईस्ट के इस्तेमाल से। फिर एसिटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया अल्कोहल में ऐड किया जाता है और उसके अंदर से एयर की बबलिंग कराई जाती है। एयर की बबलिंग ऑक्सीजन के लिए कराई जाती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया अल्कोहल को एसिटिक एसिड या विनेगर में कन्वर्ट कर देता है। अब हम जानेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिन में या मेडिकल साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज होता है। ऐसी मेडिसिन जो कि ग्रोथ या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है, ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो इन एंटीबायोटिक मेडिसिन का सोर्स क्या होता है। इन एंटीबायोटिक मेडिसिन का सोर्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज की डेट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। आजकल कई एंटीबायोटिक्स सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। कई तरह के एंटीबायोटिक्स आज अवेलेबल हैं ताकि कई तरह की वैरायटी ऑफ डिजीज़ को हम ट्रीट कर सकें जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। एंटीबायोटिक्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं लेकिन ह्यूमन बॉडी सेल्स को नहीं डैमेज करते। तो जो पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था वो बाय चांस डिस्कवर हुआ था और वो एक टाइनी फंगस पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये कैसे हुआ था। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक कल्चर कल्टीवेट कर रहे थे ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो सडनली उन्होंने क्या देखा कि एक ग्रीन फंगस है, छोटा सा ग्रीन फंगस है जो कल्चर प्लेट्स में है, प्रेजेंट है। तो उन्होंने ये देखा, ये नोटिस किया कि जो टाइनी ग्रीन फंगस है उसने डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। इनफैक्ट कई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को उसने किल भी कर दिया। ये फंगस या मोल्ड जिसको हम पेनिसिलियम कहते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया। तो पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो फंगस पेनिसिलियम से बनाया गया। पेनिसिलिन ऐसा एंटीबायोटिक है जो कई तरह के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है। ह्यूमंस में कई एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है ताकि कई तरह की डिजीज़ेस को ट्रीट किया जा सके। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स या इंजेक्शंस लिख कर देता है। एंटीबायोटिक्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं इन क्यूरिंग डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंटीबायोटिक्स वायरसेस से होने वाली डिजीजेस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते। जैसे
एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम कॉमन कोल्ड, फ्लू या वायरल फीवर को ट्रीट करने के लिए नहीं कर सकते क्योंकि ये डिजीजेस वायरस से होती हैं। तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने पर हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं। एंटीबायोटिक्स हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेना चाहिए। एक इंडिविजुअल को एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। एंटीबायोटिक्स हमें प्रॉपर डोजेस में लेना चाहिए जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। अगर आप रॉन्ग डिजीज़ में लेते हैं या जब ज़रूरत नहीं है तब लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक कम इफ़ेक्टिव हो जाते हैं जब हमें फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक्स हमें अननेसेसरीली नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक अगर आप अननेसेसरी लेंगे तो हमारी बॉडी के यूज़फुल बैक्टीरियाज को किल कर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम एनिमल्स की डिजीज़ को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स में क्या होता है कि जो लाइव स्टॉक होता है जैसे कैटल्स हैं, काउज, बफेलोज, तो उनके फीड में, उनके खाने में मिक्स कर दिए जाते हैं या पोल्ट्री बर्ड्स के खाने में मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि एनिमल्स में माइक्रोबियल डिजीज़ का कंट्रोल किया जा सके। एंटीबायोटिक्स का यूज़ प्लांट डिजीज़ के कंट्रोल में भी किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वैक्सीन। तो अभी हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम वैक्सीन्स बनाने में भी करते हैं। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन होती है या मेडिसिन कह सकते हैं जो हमें इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोवाइड करती है। वैक्सीन्स हम एक हेल्दी इंडिविजुअल को देते हैं ताकि वो पर्टिकुलर डिजीज़ेस अपनी लाइफ में नहीं, मतलब उन्हें वो डिजीज़ेस ना हो। इवन अगर उनको पैथोजेंस का एक्सपोजर भी मिले तब भी वो डिजीज़ेस ना हो, इसीलिए वैक्सीन्स दी जाती हैं। आज के टाइम पे वैक्सीन्स बहुत लार्ज स्केल में प्रिपरेशन करी जाती है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हार्मलेस होता है, एक्चुअली हमें डिजीज़ कॉज नहीं करता। जब हम वैक्सीन जिसमें डेड या अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है ओरली और बाय इंजेक्शन, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है ब्लड में। ये एंटीबॉडीज़ किसी भी अलाइव डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? काफ़ी टाइम तक रहती हैं हमारे ब्लड में और उसी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करती रहती हैं और उसे किल कर देती हैं अगर वो फ्यूचर में भी हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड पर्सन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज़। तो वैक्सीन का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करना। कई तरह की डिजीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन orally, by mouth or by injection which provides protection against a particular disease. वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इसमें एक वैक्सीन बाय माउथ दी जा सकती है या थ्रू इंजेक्शन दी जा सकती है जो पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फॉर कीपिंग गुड हेल्थ हमें वैक्सीनेशन टाइम पर कराना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत ही प्रोन होते हैं डिजीज़ के लिए, इसलिए बच्चों को प्रॉपर एजेस में वैक्सीनेशन करा देना चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहें। तो कुछ डिजीज़ जो कि बच्चों में हो जाती हैं और उनको वैक्सीनेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो है पोलियो, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, मीजल्स, रेबीज, डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं। तो फाइटिंग कैपेबिलिटी बॉडी में डेवलप करने के लिए हमें इम्यूनाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। वैक्सीनेट होने के बाद बच्चा इम्यून हो जाता है टू ए पर्टिकुलर डिजीज़, मतलब वो बच्चा आगे उस डिजीज़ को कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा तो उसको वो डिजीज़ नहीं होगी। अगर उसको पैथोजन का एक्सपोजर भी मिलेगा तब भी उससे डिजीज़ नहीं होगी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप की थी 1798 में। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स जिससे काफ़ी
वर्ल्ड में काफ़ी जगहों से इसका इरेडिकेशन हो चुका है। हमारे देश में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलता है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीन्स प्रोवाइड करती है, जिसका एक एग्जाम्पल हो जाता है पोलियो। पोलियो डिजीज़ को हमने प्रिवेंट किया बाय गिविंग ओरल पोलियो वैक्सीन। कई बार हमने एडवर्टाइजमेंट्स देखे टीवी और न्यूज़पेपर्स में कि बच्चों को बचाना चाहिए हमें पोलियो ड्रॉप्स देके अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स जो कि हम बच्चों को देते हैं दैट इज एक्चुअली अ वैक्सीन। नेक्स्ट हम जानेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड्स में बदल देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देते हैं। ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर देते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल जाते हैं सॉइल को और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी स्टोर करते हैं अपने अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से बनते हैं और उनको फर्टिलाइज़र की तरह एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। अगर आप बैरन फील्ड्स जो कि बंजर ज़मीनें होती हैं जिनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, अगर आप उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी को ऐड कर देंगे तो उस सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लाइग्यूमिनस प्लांट्स जैसे पीस बीन्स में प्रेजेंट होता है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदलता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।